Hello, welcome back to the channel. So today's question is find the number of paths with maximum scores. So इसमें हमें एक बोर्ड गिवन है, उसमें कैरेक्टर्स गिवन है. सो वी हैव टू मूव फ्रॉम बॉटम. बॉटम में हमें एक एस वेरिएबल दिया होगा, हमें वहाँ से मूव करना है, हमें ई तक आना है. ठीक है, ई हमारा वैसे बिगनिंग ऑफ द सेल है, हमें यहाँ तक मूव करते हुए आना है. सो इसमें जैसे कि गिवन है, अगर कहीं पर एक्स गिवन है तो मतलब वो ब्लॉकेज है, मतलब वो ऑब्स्टेकल है, हमें वहाँ पर मूव नहीं करना है, हमें वहाँ से रिटर्न कर देना है. ठीक है, और कहीं पर वैल्यूज़ गिवन है, जैसे यहाँ पर 6 वैल्यूज़ गिवन है, अगर हम इस पाथ से एक्सप्लोर करेंगे तो अपने सम में हम 6 को ऐड कर देंगे. ठीक है, और हमें ऐसे नंबर ऑफ वेज बताने, नंबर ऑफ पाथ्स बताने हैं जहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले. ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर हमें आने की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 6 है. ठीक है, सो जितने भी पाथ होंगे, जैसे ए पाथ से हमें वैल्यू 6 मिलती है, बी पाथ से भी हमें वैल्यू 6 मिलती है. सो हमें आंसर में रिटर्न करना होगा 6, 2, क्योंकि हमें 6 हमारा मैक्सिमम सम है पाथ का, और हमें नंबर ऑफ वेज कितने मिले, टू टू पाथ्स मिल गए, मतलब ए और बी से जाने वाले दो पाथ मिल गए. ठीक है, सो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. सो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बिल्ड किया है. ठीक है, सो हमें एक बोर्ड गिवन है, E23 और 2x2 एंड 1 2s, और जैसे ही क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्टिंग हमें बॉटम राइट से करनी है और एंड करना है टॉप लेफ्ट पे. ठीक है, सो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है और हमें मैक्सिमम सम लेना है, मैक्सिमम सम आएगा पाथ का, और कितने नंबर ऑफ पाथ उस मैक्सिमम सम को रीच कर सकते हैं, हमें वो देखना है. सो क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें मूवमेंट्स करनी है, हमें अप मूवमेंट करनी है, लेफ्ट मूवमेंट करनी है, एंड डायगोनल मूवमेंट करनी है. ये क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, और उसमें गिवन है यहाँ पर एक्स गिवन है, वो मतलब ऑब्स्टेकल है, हम यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकते, हम ऐसे मूव कर सकते हैं और ऐसे मूव कर सकते हैं, हमें जितने नंबर मिलेंगे उन सब में ऐड करते हुए जाना पड़ेगा. ठीक है, सो इसे हम एक DFS कॉल की हेल्प से समझते हैं. ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे बॉटम राइट से. बॉटम राइट होता है हमारा फंक्शन का 2, 2. ठीक है, हमने यहाँ पर अप मूवमेंट करनी है, लेफ्ट मूवमेंट करनी है, डायगोनल मूवमेंट करनी है. हम तीनों ब्रांच को एक्सप्लोर करेंगे, और ठीक है, अभी समझते जाओ मैं जो कर रहा हूँ. सो हमने हमने जब मैं इसमें एक ही पाथ को एक्सप्लोर करके समझाऊंगा. ठीक है, सो मैंने फंक्शन में 1, 2 को एक्सप्लोर किया. मैं अप वाले पाथ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ इस वाले पाथ को एक्सप्लोर करके समझाऊंगा. ठीक है, सो हम पहुंच गए फंक्शन के 1, 2 पे. ठीक है, अब 1, 2 से मैं अप मूवमेंट मारूंगा, वो होगी फंक्शन के 0, 2 पे. ठीक है, फंक्शन के 0, 2 पे एक मूवमेंट पहुंच गई. अब फंक्शन के 0, 2 से मैं 3 ब्रांचेस एक्सप्लोर करूंगा, जो होगी आपकी फंक्शन -1, 2, जो कि अप मूवमेंट है, और फंक्शन 0, 1 जो लेफ्ट मूवमेंट है, और फंक्शन -1, 1 जो कि हमारी डायगोनल मूवमेंट है. सो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने इन दोनों पाथ को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों आउट ऑफ बाउंड हो गए हैं. अगर हमारे सेल में -1 आ रहा है, मतलब वो जो बाउंड्री रीजन है हमारे सेल का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है ना. अगर हम नेगेटिव पहुंच गए तो हम आउट ऑफ बाउंड हो गए, तो मैं इसको इनवैलिड कर दिया, इसको एक्सप्लोर ही नहीं करूँगा. ठीक है, सो हमने इस वाले पाथ को एक्सप्लोर किया, फंक्शन 0, 1. मैं इधर आया, यहाँ से मैं 3 ब्रांचेस होंगी, अप लेफ्ट एंड डायगोनल. सो अब हम यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, सो मेरे को ये भी इनवैलिड मिल गया, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है. सो इनवैलिड में हमारा आंसर क्या होगा, मतलब इनवैलिड से भी हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा ना. सो इनवैलिड से हम रिटर्न करेंगे -1, 0. मैंने -1, 0 क्यों रिटर्न किया, -1 का मतलब होता है कि हमें अभी भी कोई पाथ सम नहीं मिला, मतलब इनवैलिड पाथ मिला है. ठीक है, पाथ सम नहीं मिला है, और 0 का मतलब नंबर ऑफ वेज, 0 वेज है, अगर हम नेगेटिव में जा रहे हैं तो मतलब 0 ऑफ वेज. ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी हम -1 रिटर्न करेंगे, और 0, 0 हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, जो टॉप लेफ्ट सेल है उसको एक्सेस करना था. सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सो हमें यहाँ पर सेल पे क्या प्रेजेंट होगा हमारा, और हमेशा हमें सेल पे ई प्रेजेंट होगा. ठीक है, ई मतलब ई एक लेटर वहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है. सो यहाँ पर हमारी सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम 0 होगा, क्योंकि ई को हमें ऐड ही नहीं करना है, हमें नंबर ऐड करने हैं, तो सम 0 हो जाएगा. और नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 1, क्योंकि हम ई पे पहुँच गए, तो हमें एक पॉसिबिलिटी मिल गई है वहाँ पर पहुँचने की. सो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे 0, 1. सो अभी हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पर से एक बेस्ट आंसर रिटर्न करना होगा ना, जब हमने किसी सेल से यहाँ पर इन तीनों पोजीशन पे पहुँचे हैं, इन तीनों पोजीशन पे पहुँचने का बेस्ट आंसर हमें डालना होगा. तो मैं इसे एक बार क्लियर कर लेता हूँ. सो यहाँ पर मैंने तीनों वैल्यूज़ लिख दी जो हम रिटर्न करेंगे, उसमें से हमें बेस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है. सो बेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से हम पहले फर्स्ट वाला वैल्यूज़ देखेंगे, तो बेस्ट हमारा 0 है. सो सो जिसमें भी 0 प्रेजेंट है, उसको उस वेज को हम इसमें ऐड कर देंगे. सो कितनों में 0 प्रेजेंट है, सिर्फ एक इसी में 0 प्रेजेंट है, उसके वेज कितने 1. ठीक है, सो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे इसको. सो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया 0, 1. 0, 1 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, सो 0, 1. अब हम पहुँचे, वापस आ गए फंक्शन ऑफ 0, 1 सेल पे. सो अगर हम यहाँ पर देखें, हमें फंक्शन ऑफ 0, 1 पे क्या वैल्यू मिलती है. सो 0, 1 पे हमें वैल्यू मिलती है यहाँ पर 2. ठीक है, सो हमें यहाँ पर वैल्यू मिली 2. सो यहाँ पर सेल की वैल्यू क्या है, 2.
सो और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ज़ीरो, हमें वैल्यू मिली 0, 1। सो हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, और सो हम यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेंगे 2, 1, क्योंकि जब हम यहाँ देखेंगे हमें बेस्ट वैल्यू यहाँ से इन तीनों से 2, 1 ही मिलेगी, क्योंकि दोनों इनवैलिड पाते हैं, हम यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं 2, 1। सो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई 2, 1, ठीक है। अब हम पहुँचेंगे फंक्शन ऑफ 0, 2 पे वापस। फंक्शन ऑफ 0, 2 होता है ये, इस वाला सेल, इस वाले सेल की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है प्रेजेंट 3। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 में ऐड कर देंगे हम 2, 1, क्योंकि हमें नीचे वाले पाथ से ये वैल्यू मिली है जो कि होता है हमारा 5, 1, ठीक है। सो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 5, 1, और इस वाले से भी कुछ x वैल्यू आएगी, इस वाले से भी कोई y वैल्यू आएगी। जब ये नीचे नीचे एक्सप्लोर करते हुए जाएगा, ये भी एक्सप्लोर करते हुए आएगा। सो मैंने इसको ड्राई रन करके देखा था, सो हमें बेस्ट वैल्यू 5, 1 से मिली थी। अभी मैं इसमें सिर्फ अपना एक लेफ्ट वाली ब्रांच को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो हमें यहाँ से जो बेस्ट आंसर मिल जाएगा, यहाँ से हमें बेस्ट आंसर मिलेगा वो होगा 5, 1। सो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे 5, 1। सो हम यहाँ पर पहुँच गए, हमें यहाँ से वैल्यू मिलती 5, 1। अब हम पहुँचे 1, 2 पे, हम पहुँचे 1, 2 पे। 1, 2 पे वैल्यू क्या है 1, 2, मतलब इस वाले सेल पे क्या वैल्यू 2, ठीक है। हमें यहाँ पर सेल की वैल्यू क्या मिलती है 2, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सो एडिशन में क्या हो जाएगा ये 2 + 5, 1। सो हमें यहाँ पर टोटल वैल्यू मिलती है 7। सो हम यहाँ से रिटर्न करते हैं 7, 1। सो 7 रिटर्न करने से पहले हम कंपेयर करेंगे बेस्ट वैल्यू से, ठीक है। सो एक एक्स वैल्यू यहाँ से आएगी, एक वाई वैल्यू यहाँ से आएगी। सो जब मैं सो ये दोनों स्मॉलर वैल्यू रहेंगी, ठीक है। सो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, मतलब DFS कॉल मार के देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा ड्राई रन में। सो हमें यहाँ से बेस्ट वैल्यू मिलती है 7, 1। सो हम यहाँ से 7, 1 रिटर्न करेंगे। सो हम यहाँ से यहाँ पहुँचे। सो अब हम पहुँचे 2, 2 पे। 2, 2 हमारा एंड ऑफ द सेल था, इसमें वैल्यू हमेशा प्रेजेंट होगी। इसकी सेल वैल्यू क्या होगी हमेशा एस होगी, और एस की वैल्यू क्या होगी, डिजिट वैल्यू क्या होती है इसकी 0, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट्स को कंसीडर नहीं करना है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 7, 1, जो कि हमें गिवन देगा 7, 1। तो हमारा आंसर यहाँ से रिजल्ट क्या रिटर्न क्या हो जाएगा 7, 1, जो कि हमारा बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ इंट मॉड, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। मॉड्यूलो हमें लेना है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ वेज की वैल्यू बहुत बड़ी आ सकती है। इसके बाद हम एक डिक्लेयर कर लेते हैं इंट एन वेरिएबल, जो कि हम ग्लोबली यूज़ करेंगे ग्रिड के साइज़ के लिए। सो यहाँ पर हम एन को असाइन कर देंगे बोर्ड डॉट साइज़ की वैल्यू से। सो यहाँ पर हम ऑटो आंसर लेंगे, क्योंकि हमें पेयर में आंसर देगा, ठीक है। और अगर आपको ऑटो का मतलब नहीं पता है तो ऑटो कंपाइलर खुद ही डिसाइड कर लेता है कि क्या डेटा टाइप रिटर्न होगा, ठीक है। सो अब हम इसके लिए फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमें पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट मिलेगा, ठीक है। इफ़ आई इज़ लेस देन 0 या जे इज़ लेस देन 0 होगा, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गए, या हमारे बोर्ड की जो वैल्यू है अगर वो कोई ऑब्स्टेकल है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम वहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो वी कैन डेफिनेटली रिटर्न द सम विल बी मैक्सिमम सम विल बी नेगेटिव एंड नंबर ऑफ वेज शुड बी 0, ठीक है। ये मैंने आपको ड्राई रन में समझाया। हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर हम एंड टॉप ऑफ द सेल या एंड पे पहुंच गए, कहने का मतलब एंड का कहने का मतलब है कि हम स्टार्टिंग ऑफ द सेल पहुंच गए। सो हम रिटर्न कर सकते हैं 0, 1, क्योंकि सेल की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है और नंबर ऑफ वेज 1 होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ ब्रांचेस डिफाइन करेंगे। पहले हम अप मूवमेंट देंगे। अप मूवमेंट क्या होगी, हम बोर्ड में अगर अप जाएंगे तो रो रिड्यूस हो जाएगा बाय 1 और कॉलम वैसे ही रहेगा। सेम मैं लेफ्ट और राइट के लिए भी करके, लेफ्ट और डायगोनल के लिए भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमें अप लेफ्ट एंड डायगोनल से कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी, तो मैं इनमें से एक बेस्ट वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। बेस्ट क्या होगी, मैक्सिमम होगा अप का फर्स्ट, लेफ्ट का फर्स्ट, या राइट या डायगोनल का फर्स्ट, ठीक है। ये मैंने आपको DFS कॉल में समझा दी था जो हमने मारी थी। इफ़ हमारा बेस्ट नेगेटिव आता है, मतलब हमें कोई भी वैलिड आंसर नहीं मिला, तो हम -1 और 0 रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे लॉन्ग लॉन्ग फेज, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत हाई होगी, जो कि इंटीजर की लिमिट को भी क्रॉस करेगी। सो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें चेक कर ली हैं, ठीक है। अगर अप की वैल्यू बेस्ट के बराबर है तो उसको वेज में ऐड कर दो, अगर लेफ्ट से में हमें बेस्ट वेज मिलते हैं उसको ऐड कर दो, अगर राइट से भी, अगर डायगोनल से हमें बेस्ट मिलता है तो या ऑप्टिमल मिलता है तो हम उसको वेज में ऐड कर देंगे और उसको वेज को मॉड्यूलो कर देंगे, ठीक है। अब हम एक इफ़ वैल्यू बना लेंगे 0, जिसमें हमें पता चल जाएगा, हम चेक कर लेंगे कि हमारा इस डिजिट जिस सेल में हम अभी करंट प्रेजेंट है, अगर वो एक डिजिट है तो उसको हम ऐड कर देंगे अपने आंसर में, ठीक है। आई होप ये तो बहुत ईजी है जो मैं कर रहा हूँ, ये आपको अंडरस्टैंड हो गई। और हम रिटर्न कर देंगे बेस्ट में वैल्यू ऐड, करंट सेल की वैल्यू ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ वेज रिटर्न कर देंगे, ठीक है, जो अभी हमें यहाँ से इस पाथ से डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। सो ये हमारी एक अप्रोच रहेगी। सो यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे, हम पहले चेक कर लेंगे। सो अगर हमारे पॉइंटर की पहली वैल्यू नेगेटिव है तो हम रिटर्न कर देंगे वहाँ से 0, 0, मतलब हमें कोई भी बेस्ट सम नहीं मिला अभी, और हमें कोई भी पाथ नहीं डिस्कवर हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो हम आंसर डॉट फर्स्ट और आंसर डॉट सेकंड रिटर्न कर देंगे। सो
ये टाइम लिमिट एक्सिट दे रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे कि हम देख सकते हैं, हम नंबर ऑफ ब्रांच कितनी एक्सप्लोर कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांच एक्सप्लोर कर रहे हैं हम 3। और ईच टाइम हमारे पास चॉइस है सेलेक्ट और नॉट टू सेलेक्ट, सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट, ठीक है। सो ये देगा हमें पॉसिबिलिटीज़ देगा, नंबर ऑफ ब्रांच 3 हो जाएगा, और सो पावर में आ जाएगा नंबर ऑफ चांसेस टू सेलेक्ट आर 2 इंटू लेंथ, हमें n गिवन है, सो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 3 पावर 2 टाइम्स n। सो अगर हम इसको वैसे देखें, अगर कांस्टेंट के हिसाब से देखें, सो हमारे कांस्टेंट्स हैं 3 पावर 100, 3 पावर n की वैल्यू 100 है, सो ये हो जाएगा 200, जो कि बहुत हाई होता है। 3 पावर 200 हमें वैल्यू देगा, सो 3 पावर 200 होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.6 इंटू 10 पावर 95। सो ये बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट एक्सीड करेगा। हमारी बाउंड्री कंडीशन ये होती है कि हमें 10 टू द पावर 8 के अंदर वैल्यू निकालनी होती है, सो हमें बहुत हाई वैल्यू मिली है। सो हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, हम इसमें डीपी अप्लाई कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे डीपी अप्लाई करने के लिए, सो पहले हम सोच सकते हैं कि हम डीपी यूज़ क्यों कर रहे हैं और कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें, सो पहले हमने यहाँ पर हमें 2 कंडीशन मिल रही है जहाँ पर रेपिटेशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। एक इस वाले को देख सकते हैं, एक इस वाले को देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में रेपिटेशन फॉलो हो रहा है, क्योंकि फंक्शन 1,1 जो भी अपने नीचे फंक्शन डिस्कवर करेगा वो भी सेम वैल्यू यहाँ देगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पर भी रेपिटेशन दिख रहा है, यहाँ पर भी रेपिटेशन दिख रहा है, तो हम किसी एक में वैल्यू स्टोर कर लेंगे, उसको यहाँ पर के लिए भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कैसे, सो यहाँ पर हमें क्लियरली गिवन है, ठीक है। अगर हम एक फंक्शन लें 1,1, ठीक है, और एक फंक्शन यहाँ से कॉल कर रहा है फंक्शन 1,1, और फिर ये नीचे जाके दोबारा कॉल कर रहा है फंक्शन 1,1, ठीक है। सो अगर सपोज हमें फंक्शन 1,1 हमने पहले विजिट किया, अगर हमने पहले विजिट किया, सो यहाँ से कुछ भी पार्ट डिस्कवर करके आए, वैल्यू आई होगी, इस पर डिस्कवर करके वैल्यू मिल रही होगी हमें 1,0, ठीक है। इस वाले से हमें वैल्यू मिल रही है डिस्कवर करके 1,0, तो हम क्या करेंगे डीपी में इसे स्टोर कर लेंगे। अगर दोबारा कभी हमें इसका यूजेस आए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमने वैल्यू यहाँ पर 1,0 लिख ली, ठीक है। सो अगर हम और इसको ट्रैक करने के लिए हम विजिटेड वेक्टर बनाएंगे और इसको 1 कंसिडर कर देंगे, ठीक है। सो अगर जब हम यहाँ से वापस जाएंगे 1 पे, इस वाले फंक्शन पे, और फिर ये इस वाले के लिए कॉल मारेगा दोबारा के लिए, तो वो चेक करेगा क्या ये विजिटेड है, हाँ ये विजिटेड है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर देगा 1,0 रेदर देन डिस्कवरिंग ऑल द पाथ्स जो कि इससे बनते हैं, वो उसको डिस्कवर नहीं करेगा, वो यहीं से आंसर रिटर्न कर देगा। सो विद द हेल्प ऑफ डीपी एंड विजिटेड वेक्टर वी कैन स्टोर द एक्सप्लोर्ड पाथ एंड यूज देम ऑप्टिमली। सो इसको कोड में करते हैं। सो पहले हम एक डीपी बना लेंगे, डीपी में हमारा डेटा टाइप हो जाएगा इंट कॉमा इंट, ये होगा, हम एक वेक्टर बना रहे हैं, 2D वेक्टर बना रहे हैं, जिसका साइज हम ले सकते हैं 105, जो हमारी लिमिट ही है क्वेश्चंस की, इतने वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इतनी स्टेट्स होंगी उसमें। और एक विजिटेड वेक्टर बनाएंगे, एरे बनाएंगे बूलियन विजिटेड नाम से, जिसमें हम बूलियन वैल्यू लिखेंगे ट्रू और फॉल्स। अब हम इसे इसमें अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर एक हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ विजिटेड ऑफ आई ऑफ जे, अगर ये स्टेट पहले से विजिटेड है तो हम क्या करेंगे यहाँ से रिटर्न कर देंगे डीपी को। सो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आई कॉमा जे, क्योंकि एक्सप्लोर करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम विजिटेड ऑफ आई ऑफ जे को हम मार्क कर देंगे ट्रू से, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमें एक स्टेट अपडेट करनी होगी, डीपी ऑफ आई ऑफ जे को हम कंसिडर कर देंगे, इसमें ये स्टोर करके रिटर्न कर देंगे, और हम फाइनली यहाँ पर भी एक डीपी ऑफ आई ऑफ जे बना लेंगे जो कि इस वैल्यू को स्टोर कर लेगा और इसे रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है विद अब आफ्टर अप्लाइंग डीपी। अब हम इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं आफ्टर डीपी। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हम यहाँ पर देखते हैं। सो हम डीपी में हर एक वैल्यू स्टोर करते हुए जा रहे हैं, और जो डीपी का साइज़ है वो है आपका n क्रॉस n। सो यहाँ से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी n², और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी n², ठीक है, क्योंकि हमने 2 एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करें, विजिटेड वेक्टर और डीपी। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n² एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n²। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड द कोड इज इन द गिटहब।